मेरे पास फोर्थ ईयर के रिजल्ट आने से पहले मेरे पास एमएससी एम्स पटना का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। कभी पढ़ाई करते हुए ऐसा लगा है कि डीमोटिवेट हो गए हैं? रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे बड़ी की होती है और दोस्तों से दुश्मनी भी हो गई थी। ठीक है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। हेलो स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह, आपका अनप्रेप नर्सिंग एजुकेटर, जो आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसके सिलेक्शन ही नहीं, मेरिट जो है वो क्रैक की है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं ऐसे एक इंसान से जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल जो है वो स्टडी के टाइम से ही नहीं है, ठीक है, और तैयारी से ही नहीं है, सारे ही फेजेस उन्होंने क्रैक किए हैं। चाहे फोर्थ ईयर की तैयारी के साथ में उन्होंने नर्सिंग कॉम्पिटिशन को फाइट किया है, आगे जो है वो 2 साल तक स्ट्रगल किया है कि अपनी अचीवमेंट्स को लेके रहना है। जो चीज़ उन्होंने ठान ली वो चीज़ उनको अचीव करनी थी और वो अचीव करके रहे। तो आइएगा, मैं आपको मिला रहा हूँ ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है पंकज। कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको ये एक आपकी ड्रीम जॉब को लेके? काफी अच्छा लग रहा है सर, मतलब ड्रीम जॉब तो कह ही सकते हैं, और काफी लंबे टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था कि ऐसे कुछ वैकेंसी आएगी जो मतलब ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हो। एक तो घर के करीब भी हो और बाकी जो सारी चीजें मेरे को चाहिए वो सारी मिल जाए। अच्छा, आपने मैं बता दूं आपको कि इन्होंने DSSB के अंदर जो है वो 85 रैंक हासिल की है। 85 रैंक जो इन्होंने लेके आए हैं वो काबिले तारीफ है। सच में 85 रैंक लाना इज एन वेरी टफ जॉब। और जब 50,000 लोग एक एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो और क्वालिफिकेशन किया है, उन्होंने क्वालिफाई किए सिर्फ 1500 लोगों ने, और 1500 में से 85 जो है वो आपकी सीट को सिक्योर करना इज एन वेरी टफ जॉब। तो इन्होंने हासिल किया है, ठीक है, और यही इनको चाहिए था कि सर मेरे को दिल्ली में ही जॉब चाहिए, और इसी के लिए इतना वेट कर रहे थे। इनका CHO में सिलेक्शन हो गया था, रांची के अंदर सिलेक्शन हो गया, फिर आपके लखनऊ के अंदर सिलेक्शन हुआ और पटना के अंदर सिलेक्शन हुए। इन सभी सिलेक्शन को छोड़ के इन्होंने लास्ट में एक रैंक जो है जहाँ पे ली है वो है DSSB 85वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। तो आपको दिल्ली ही चूज क्यों करना था? सर दिल्ली का ऐसा है कि राजस्थान के अंदर जैसे अभी एम्स की बात की जाए, जहाँ सीट्स का बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम सीटें आती है, तो इतना कंपटीशन हो गया कि सीट अवेलेबल ही नहीं हमारे लिए कुछ। तो दिल्ली क्या रहता है सर, जोधपुर के बिल्कुल मतलब नजदीक भी कह सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट भी होता है, और वहाँ मेरी फैमिली भी रहती है, बड़े भैया भी हैं, सब दिल्ली में सेटल है, तो वहाँ रहना ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। ओके, तो इसीलिए आपने दिल्ली चूज किया है? जी सर। बहुत बढ़िया। तो ये जो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला रिजल्ट का? सर रिजल्ट जिस दिन देने मतलब आया था, तो उसी दिन मेरा मेंस का एग्जाम था। अभी रिसेंटली 2 मई को मेंस का एग्जाम था। शाम को घर पे आया था, तो एक भैया थे, मतलब उन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि पहले उन्होंने सीधे मेरे को बधाई दी फोन पे कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप दिल्ली में DSSB ऑफिसर बन गए हो। तो मैंने कहा मैं एक बार रिजल्ट चेक कर लूँ। मुझे लगा शायद क्या पता, इतना 6 महीने का टाइम लगता है तो शायद लेट आएगा, लेकिन उन्होंने मतलब बाद में जैसे मैंने देखा रोल नंबर अपने डाले तो सीधा रैंक के साथ मेरा रोल नंबर दिख रहा था। मैं काफी खुश हो गया, मतलब तो भैया वगैरह सब पूरी फैमिली साथ ही थे, तो मतलब काफी मतलब अच्छा लगा कि मतलब इतना वेट करने के बाद कुछ अच्छा मिला है। ओके, मम्मी पापा को कैसे? मम्मी पापा के पास मतलब ऐसा है कि उनको कुछ सब कुछ मिल गया, मतलब क्योंकि भैया ऑलरेडी सेटल है दिल्ली में और मैं भी वहीं पे मतलब सेटल होने वाला हूँ, तो उनको सब कुछ मिल गया। रिजल्ट जब आपने पेरेंट्स को बताया तो उनके क्या रिएक्शंस थे? रिएक्शन तो सर ऐसे थे कि मतलब कुछ मतलब ऐसा पा लिया, उन्होंने सब कुछ पा लिया, मतलब हर तरह से बधाई फोन पे, मतलब वो पूरे दिन उनके वो हंस के उनके ड्रीम्स कंप्लीट हो गए। हाँ, सारे मेरे दोनों बच्चे सेटल हो गए बस। और सेंट्रल की जॉब ऊपर से दिल्ली गवर्नमेंट का, तो मतलब कोई मतलब इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब सब उनको लगा कि घर के घर में रह गए मतलब। अच्छा, तो आपकी इस सफलता के अंदर जो है वो पेरेंट्स का, ब्रदर का, फ्रेंड्स का क्या सहयोग रहा, क्या योगदान रहा इस सफलता के अंदर? सर पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि कुछ टाइम के बाद में मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि हम उनको कुछ दे, मतलब हालांकि 22-23 साल की उम्र तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उनको ऐसा लगता है कि अभी अपने पैरों पे खड़े होकर उनके लिए हम कुछ करें, तो उनको भी ऐसा मतलब फील था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा। जब बड़े भैया जब DSSB में वो लगे थे, तो उनके पीछे उनको भी लगा कि अभी मेहनत करेगा, तो उनको काफी होप थी मुझसे, तो काफी मतलब। तो आपके भैया भी DSSB में स्कूल लेक्चरर के पद पर है। वेरी गुड। तो इनके ब्रदर जो है वो स्कूल लेक्चरर की पोस्ट दिल्ली में ही पोस्टेड है, और ये भी अभी DSSB में जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो दोनों भाई एक ही जगह पे
तो पूरा परिवार जो है वो दिल्ली में ही सेटल दिल्ली में सेटल होने होने का बस का। ऐसा बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपके सिलेक्शंस की तो लंबी लिस्ट जो है वो हमने सुना दी कि ये इतने लंबे सिलेक्शंस हुए हैं आपके इन सभी एग्जाम में, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि पहले कब से आपने तैयारी स्टार्ट की और सबसे पहला सिलेक्शन कौन सा हुआ आपका? सर 2023 सितंबर का पास आउट हूँ मैं, और मेरे पास फोर्थ ईयर का रिजल्ट आने से पहले मेरे पास एमएससी एम्स पटना का मतलब पास ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। और उसके बाद में मेरा दिसंबर के अंदर सीआईपी रांची का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर 2024 की बात करें तो उसमें राजस्थान सीयूएचओ के अंदर सिलेक्शन हो गया और KSSC से लखनऊ के अंदर सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद में नॉर्थ सेट के 5, 6, 7 और 8 सब में मैं मेंस तक क्वालिफाई हो रखा हूँ। वेरी गुड। और उसके बाद तो देखिए स्टूडेंट, इन्होंने लगातार एक के बाद एक एग्जाम को क्रैक किया है, पर मनचाही जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। तो एक ही चीज है कि एक सतत प्रयास का कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको कंटिन्यूसली प्रयास करते रहना चाहिए कि सर एक के बाद एक सफलता मिलेगी कब, जब आप कंटिन्यूटी में रहेंगे। आप पढ़ाई एक एग्जाम दिया हो और आप अगर हार मान लिया आपने तो फिर मतलब नहीं है, पर जब तक आप कुछ चीज को गोल बनाया और वो गोल को अचीव नहीं करो तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। और ये आज इन्होंने यथार्थ किया है इस कहावत को कि सर प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट जो है, तो इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस करके जो है वो परफेक्ट लिया है और एक रैंक हासिल की है। तो पंकज जी, आपने जो है वो पढ़ाई कैसे स्टार्ट की कि मेरे को आपको कैसे पता चला कि ये नॉर्थ सेट का एग्जाम होता है, ये DSSB का एग्जाम है, या मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए? तो एक तो ये कहाँ से पता चला और किस तरह से आपने तैयारी को स्टार्ट किया था? सबसे पहले तो सर मेरे मामा जी जो हैं वो दिल्ली एम्स के अंदर एसएनओ के पद पर है अभी, तो उनकी तरफ से काफी मेरे को हेल्प मिली। उन्होंने शुरू से मेरे को गाइडेंस दिया था कि ऐसा कुछ करना होता है। लेकिन एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद का जो गाइडेंस होता है, जो कोचिंग कैसे करनी है, कैसे क्या पढ़ना है, उसके लिए मैंने शुरुआत फोर्थ ईयर के बाद ही कर दी थी। धीरे धीरे मैं कांटेक्ट में आया, आपके कांटेक्ट में आया सर, और मतलब यूट्यूब वगैरह पे काफी कांटेक्ट में रहा मैं, तो क्लासेस वगैरह देखता रहा, नोट्स को देखा मैंने, नोट्स अपने खुद के बनाए यूट्यूब के माध्यम से वगैरह बाद में। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को कमी लगने लगी कि इससे तो कुछ होगा नहीं। तो फर्दर मैंने यूट्यूब पे फिर एनप्रेप का सुना, तो फिर एनप्रेप का सुना तो मैंने देखा, मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं पर्सनली आपको जानता था, तो फिर मैंने कहा अगर हिम्मत सर पढ़ा रहे तो कुछ तो बात होगी उसमें। तो मैंने कहा आपने बात भी किया था, बोला कि उस ऐप को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कहा कि रैपिड रिवीजन कर लीजिए। तो रैपिड रिवीजन कितना फायदेमंद रहा आपको? सर रैपिड रिवीजन का ये था कि मतलब इतना जो 19-20 जो सब्जेक्ट होते हैं उसको एक कंसाइज वे के अंदर सब कुछ बताना, तो एक काफी बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए उसको पढ़ना। और आपने उस चीज को बनाया तो काफी अच्छी बात है हमारे लिए, और मतलब काफी हेल्पफुल थी। मतलब अगर आप जैसे 100 घंटे की उसमें क्लासेस थी, तो 100 घंटे का इतना सब कुछ हो रहा है, तो उससे बड़ा अचीवमेंट तो क्या आ सकता है अपने लिए। ओके। तो ये सभी जो है वो आपकी तैयारी में स्कोर बढ़ता रहा? जी सर बिल्कुल। तो इसमें जो मॉक टेस्ट है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो भी आपने एनप्रेप से लिया था या फिर और कहीं से प्रैक्टिस किया था? एनप्रेप से ले रखा था मैंने, मॉक टेस्ट का भी था, रैपिड रिवीजन दोनों मैंने ऑन किया, तो एनप्रेप से ले रखा था। ओके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप अपनी इस सफलता में कितना बेनिफिशियल मानते हैं? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा, मतलब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट होती है, वो तो करनी ही होती है। और विदाउट थ्योरी अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नुकसान है आपके लिए, लेकिन थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मजा भी काफी आता है उसको करने में। ओके। तो YouTube की जो क्लास चलती है हमारी 7 बजे वाली, ठीक है, उससे बच्चों को बेनिफिट है या नहीं है, या आपको कितना बेनिफिट मिला? मेरे को बेनिफिट मिला इस बार वाले नॉर्थ सेट के अंदर, और DSSB के कुछ मतलब क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक लगे, साइकेट्री का और फंडामेंटल का काफी उसमें रोल था, तो मतलब काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो बच्चे मतलब YouTube वाली क्लासों से भी जो है वो बहुत बेनिफिट? YouTube का मतलब एक ऐसा सच है, मतलब अगर आप मानो या ना मानो, अगर YouTube एक बार आपने किसी का मतलब कोई भी रैंडमली अगर आपने देखा है तो YouTube से सिलेक्शन हो सकता है, जहां तक आप दिल से पढ़ते हो तो। क्योंकि आप YouTube पे इतना कंटेंट है, अगर आप एक YouTube पे मतलब कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो तो बहुत मिलता है उसमें। टेस्ट सीरीज जब आप स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में देना, तो क्या स्कोर रहता था और फिर बाद में कितना स्कोर बढ़ा उससे? टेस्ट सीरीज में सर इनिशियल फेज की बात करूँ तो मैं मतलब एक एवरेज से भी बिलो लेवल था मेरा, मतलब 40-30 ऐसे कुछ मतलब मार्क्स, मतलब रैंक तो मतलब लगनी तो बड़ी दूर की बात है, वो मतलब क्वालिफाई भी नहीं हो पाता था, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया को पार भी नहीं कर पाता था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मतलब जो इम्प्रूवमेंट होने लगा, मतलब एक लेवल तक के क्वेश्चन आने लगे, उसके बाद में फिर अच्छे से मतलब 50-60 तक अराउंड पहुंचने लगा। ओके। तो मतलब ये 60-70 मार्क्स आप मॉक टेस्ट में लेके आते हैं, बिल्कुल, और उसकी बदौलत आपने जो है वो ये 85 रैंक आपने हासिल की है।
बहुत बढ़िया। कभी पढ़ाई करते हुए ऐसा लगा है कि डीमोटिवेट हो गए हैं और आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? हाँ, ऐसा एक बार नहीं हुआ, काफी बार हुआ है। और मतलब डीमोटिव तो सर ऐसा है कि हर इंसान होता है, ठीक है, हम पर्टिकुलर हम नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इस एग्जाम में इतनी कम सीटें आ रही है, हमारा होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन सर मतलब एनप्रेप का जब मेंटरशिप का जब से मैंने देखा है, मतलब आपसे बातचीत होती थी, आपके फैकल्टी से बातचीत होती थी, तो अब तो लगता था कि हाँ यार, मतलब रैंक लेके आएंगे इसमें तो। लेकिन मतलब एक और चीज होती है कि इंसान हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए, है ना। अंदर से जब गट से आवाज आती है तो लगता है कि हाँ भाई, मतलब कुछ है। नहीं है, ये मैं एनप्रेप की सबसे अच्छी बात मानता हूँ कि 1-to-1 कॉल मेंटरशिप कॉल करते हैं, इसलिए हम नर्सिंग एजुकेटर बोलते हैं, मेंटरशिप कॉल करते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकता है। तो डायरेक्ट बात करने से क्या होता है, फैकल्टी जब डायरेक्ट बात करती है तो बच्चे की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट करके उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना इज एन बेस्ट वन। और ये हर बच्चे जो हैं वो लाइक करते हैं इस चीज़ को कि सर मेरा मोटिवेशन जो है वो एकदम डाउन हो गया था, मॉरल डाउन हो गया था, तो बाद में आपसे बात करने के बाद में हमने तैयारी इतनी अच्छी की है। तो ये एक अच्छी पहल है। आपको लगता है ये बहुत अच्छी पहल है? बिल्कुल सर। तो आपने जब पढ़ाई की है तो क्या रूटीन रहता था? आप जैसे कह रहे हैं कॉलेज से ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली, तो कॉलेज में क्या रूटीन था? कॉलेज पास आउट करने के बाद में आपका पढ़ाई का क्या रूटीन था? और कितने घंटे आप थियरी को टाइम दिया है, कितने घंटे आप प्रैक्टिकल को टाइम दिया है? तो ये एक बार स्टूडेंट को बता दीजिए, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में। सर मतलब स्टडी प्लान का तो जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज के अंदर जैसे मतलब लग गया था कि अभी तैयारी शुरू कर देनी है, तो उसी टाइम कर दी थी। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि ये टाइम को थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद में एक साथ में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना, सारे के सारे मतलब 19-20 जितने भी सब्जेक्ट थे उन सबको पढ़ना, तो उसके लिए टाइम टेबल पर्टिकुलर बनाना पड़ा। तो करीब मतलब मॉर्निंग में, जैसे मैंने कभी लाइब्रेरी तो ज्वाइन की नहीं है, घर ही एक लाइब्रेरी है मेरा, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ, मतलब 5-5:30 बजे के करीब। तो फिर वहीं से सारा मतलब पूरे दिन का मैं रूटीन बनाता था कि मैं आज को मेरे को इतना सब्जेक्ट करना है, इतना। मतलब एक घर पे मेरा कुछ काम नहीं था सर। मम्मी बोलती तो तेरा काम सिर्फ वही है, पढ़ने का काम है और खा पी के सो जा, बस ये काम है, बाकी और कुछ काम नहीं था मेरा। तो बस मैं पूरे दिन कुछ मतलब जैसे मान लो थ्योरी से बोर हो गया तो कुछ यूट्यूब पे क्लासेस देख ली, यूट्यूब पे क्लास देखने के बाद अगर फिर थोड़ा बोर हो गया तो थोड़ा बस सो गए, फिर कुछ टेलीग्राम पे कुछ टेस्ट दे दिया, या किसी कोई आपके जो एनप्रेप का जो ऐप है उसके ऊपर मैंने कुछ टेस्ट दे दिया। मतलब पूरे दिन उसको रूटीन में रखता था मैं। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं करता। थियरी में जो है वो बोरियत हो रही है तो आप जो है वो एमसीक्यू करने लग गए, एमसीक्यू से थोड़ा हुआ तो ऐप में चले गए, ऐप के वीडियोस देख लिए। ठीक है, तो टाइम को आपने यूटिलाइज किया। मन भी करता था कि बाहर जाके कोई मूवीज देखे या दोस्तों के साथ चिल आउट करे, बट कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। अब पूरा चिल आउट ही करना है अभी पूरा। इतनी सारी सफलताएं लिए बैक टू बैक, तो कुछ तो सैक्रिफाइसेस किए होंगे आपने। ठीक है, तो आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं? काफी सारे लोग नाराज हुए होंगे। ठीक है, तो आप बताएं कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस रहे हैं इस जर्नी में? सर सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो ये है कि मैंने अपने फैमिली फंक्शंस को अटेंड करना बंद कर दिया। ठीक है, घर में कुछ भी प्रोग्राम है तो वो तो मम्मी पापा वगैरह उन्हीं को मैं बोलता था कि आप चले जाओ, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ वगैरह ऐसा। चलो ठीक है, फैमिली का चलो अलग रह गया। फिर बाद में कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उन फ्रेंड्स के कॉल वगैरह आते हैं, कुछ मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ अभी के लिए कि मैं फर्दर आपके सारे कॉल्स का, सारे मैसेज का रिप्लाई दूंगा। पहले मैं मतलब मैं ये सोच रहा था कि एक बार स्टेबल हो जाओ अच्छे से, फिर आराम से सबसे बात करूंगा। तो मैं माफी मांगना चाहूंगा सारे मेरे दोस्तों से कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है। इस जर्नी के अंदर आपने मोबाइल जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, ये कितना यूज किया है? सर इंस्टा तो अभी कुछ 1-2 दिन पहले, मतलब जब रिजल्ट वगैरह आया उसके बाद में मैंने उसको इंस्टॉल किया दोबारा। उससे पहले मेरा इंस्टा वगैरह सब बंद था। ओके, तो मतलब ये लगता है कि ये जितना भी मास मीडिया वाला जो चक्कर है वो सब डिस्ट्रैक्शन है सर। डिस्ट्रैक्शंस है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा यूज करना भी जो है वो खतरनाक है। तैयारी आपको करनी है तो आपको एक ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, किसी की गाइडेंस में काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि मेहनत जो है वो एक तरफ होनी चाहिए कि मैंने ये ठान लिया कि आज मेहनत करनी है और ये गोल अचीव करना है, तो वो आपको अचीव करके ही रहना है। जैसे इन्होंने किया, फोन कॉल्स बंद कर लिए, मैरिज वगैरह जो है वो अटेंड नहीं की इन्होंने, तो इतने सैक्रिफाइसेस करोगे तभी जो है वो रैंक ला पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो पंकज, हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आगे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए?
कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब बिना कंटेंट पूरा किए आप मतलब उस एग्जाम में बैठने लायक नहीं हो। तो सबसे पहले तो आपको कंटेंट को पूरा करना है। कंटेंट आप चाहे किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, कंटेंट आपके पास पूरा होना चाहिए थ्योरी का। उसके बाद में आपके पास कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस होने के बाद में लगभग चाहे एग्जाम को 2 या 3 महीने बचे हो, कितने भी समय बचे हो, उससे पहले आपको 2 से 3 बार सारे सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे बड़ी की होती है। बिना रिवीजन का मतलब कोई फायदा नहीं होता है। और आपकी सिंसियरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी आपको हर एग्जाम में काबिल बनाती है। तो इसके साथ ही मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसी फैकल्टी को या ऐसे कोचिंग को या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को अपना गुरु बना दीजिए जहाँ से आपको सब कुछ इजीली, चाहे आपको कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या फर्दर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कभी डीमोटिव हो रही है, तो आप डायरेक्टली मेंटोर से बात कर सकते हो और आपको फ्यूचर में जो गाइडेंस चाहिए वो मिल सकती है आराम से। तो जैसे मेरी हिम्मत सर से मतलब निरंतर बात होती रहती थी, कभी कुछ एग्जाम का दे दिया या कुछ मतलब कुछ पढ़ने में कभी डीमोटिवेट हो गया, तब उस टाइम पे कभी पूजा मैम से बात होती थी, तो कभी ये चीज फील ही नहीं हुई कि कुछ डीमोटिवेशन जैसा भी कुछ होता है। हमेशा मोटिवेट करते रहे मुझे और टाइम बाय टाइम इनसे जुड़ा रहा, तो मुझे आज सफलता मिली है। तो आखिर में धन्यवाद करना चाहूंगा एनप्रेप की पूरी टीम का, जो इतने कम टाइम के अंदर इतने बड़े प्लेटफॉर्म को सेट किया है, जहाँ पे कुछ एस्पिरेंट हैं जो कुछ थर्ड ईयर में है, कुछ फोर्थ ईयर के अंदर है, या कुछ जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फ्यूचर में अगर आपको अच्छी सी तैयारी करनी है तो एनप्रेप को जरूर रेकमेंड करें। तो स्टूडेंट्स, ये थे पंकज जी जिनने आपने बात की इस सारे जो है वो अचीवमेंट्स के बारे में। तो आप सभी लोगों को एक चीज पता चल गई होगी कि विदाउट गाइडेंस के जो है वो सिलेक्शन होना मुश्किल है। और मुश्किल इन द सेंस ये है कि सर तैयारी आप करते रहेंगे तो सिलेक्शन तो होगा, पर टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक कम समय में एक अच्छी तैयारी करके और एक अच्छी रैंक हासिल करना जो है वो एनप्रेप के साथ में आप कर सकते हैं। ये भी इन्होंने आज कही बात कि सर पहले जो है मैंने काफी टाइम जो है वो वेस्ट किया, स्कोर नहीं बढ़ रहा था, तो इन्होंने टेस्ट सीरीज लिया, थियरी पढ़ी, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिलता रहा टीचर से। तो आपको एक ही चीज का ध्येय बनाना है, सिर्फ कंटिन्यूटी रखनी है स्टडी के अंदर, और दूसरा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस ऐसे एमसीक्यूज करने हैं जिसके रेशनल्स दिए हुए हो, राइट, और समय समय से जो है वो रिविजन करते रहना चाहिए। तो रिविजन के लिए हमने बहुत ज्यादा फोकस दिया हुआ है कि इन्होंने भी जो है वो रैपिड रिविजन जो है वो कोर्स लिया और उससे जो है वो काफी सारे रिविजन्स हो गए, 1-2 बार रिविजन हो गए। फिर नर्सिंग एक्सप्रेस बुक से इन्होंने रिविजन कर लिया। तो ये सभी चीजों की इनकी सफलता में भी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को भी पता होगा कि किस तरह से तैयारी करनी है, और आगे भी जो है वो तैयारी करते रहेंगे इसी तरह से और एक नया मुकाम हासिल करते रहेंगे। और ये मैं आप सभी लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग भी पंकज की तरह जो है वो मेरे सामने बैठे, मैं आपका इंटरव्यू लूं। और अभी इस बार जो है वो 85 रैंक नहीं होनी चाहिए, मैं फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर ऐसे देखना चाहता हूं। और आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरा सपना भी साकार करके दिखाएंगे।